नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर रोहित और अनिका दोनों ही अब राजमहल में हो रही उस मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और इधर रोहित पहले से ही एनी और जॉन को सारे ही इंस्ट्रक्शन दे देता है कि उन्हें यहाँ पर उसके लैपटॉप से कैसे इस मीटिंग को अटेंड करना है, क्योंकि रोहित ने यहाँ पर उन दोनों के लिए ही अलग अलग फाइल्स बनाकर पेपर्स पर सारे ही इंस्ट्रक्शन को लिख दिया था। ये लिखने के बाद अब वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। वहां से थोड़ी सी दूरी पर ही भी यहाँ पर चिराग एक गाड़ी में बैठकर उन दोनों के ही आने का वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर चिराग और अब्दुल ये दोनों ही यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को देख रहे थे। जब जैसे ही रोहित और अनिका की गाड़ी जो उन दोनों के सामने से गुजरती है तभी वो वहाँ पर रेखा मूर्ति का भी इंतजार करते हैं। अब वहां पर रेखा मूर्ति का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि रेखा मूर्ति ने उन्हें सुबह ही बता दिया था कि उन्हें भी आज राजमहल में जाना है। रेखा मूर्ति की बात को सुनकर अब चिराग ने कहा था कि आप अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर पैलेस में रह रहे सभी लोगों की सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। कुछ ही देर के बाद अब रेखा मौसी भी की गाड़ी भी अब उनके सामने से गुजरती है। तो जब जैसे ही रोहित और दोनों ही गाड़ियों के उनके सामने से गुजरने के बाद अब चिराग और अब्दुल ने भी अपनी गाड़ी को राजमहल की तरफ घुमा लिया था। अब वो दोनों भी अब दोनों की गाड़ी भी उन दोनों गाड़ियों के पीछे ही थी। वहां अब तक राजीव गुलेरिया के पैलेस में अभी बड़ी रानी का भाई और राजीव गुलेरिया दोनों ही अभी मीटिंग के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि कल बड़ी रानी के भाई ने पहले से ही राजीव गुलेरिया को अपने साथ चलने के लिए कह दिया था। हालांकि एक बार तो राजीव गुलेरिया ने उन्हें मना कर दिया था कि मेरा वहां पर क्या काम है, लेकिन बड़ी रानी के भाई के कहने से अब राजीव गुलेरिया भी उसके लिए तैयार थे और वो भी मीटिंग के लिए रेडी हो रहे थे। जैसे ही दोनों अब रेडी हो जाते हैं तो वो दोनों भी अब अपने रूम से निकलकर एलिवेटर में की तरफ चले जाते हैं और फिर वो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं एलिवेटर पर। कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंच जाते हैं तो दोनों ही अब गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब वो राजमहल के लिए निकलने के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ रूम में बंद विंडो से उन्हें देखकर जाते हुए अब रानी देख रही शीला को बड़ी ही रानी के भाई पर काफी गुस्सा था, क्योंकि अब शीला उन दोनों को अच्छी तरह से साफ साफ देख पा रही थी, क्योंकि बड़ी रानी का भाई यहाँ पर राजीव गुलेरिया को अपने साथ लेके गया था। उसने एक बार भी शीला को वहां जाने के लिए नहीं पूछा था। शीला को इसी बात पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर बड़ी रानी के भाई ने उन्हें वहां पर उस रॉयल फैमिली की मीटिंग के लिए उससे क्यों नहीं पूछा। अब तक राजमहल में सभी के ही स्वागत की तैयारी पूरे जोरों शोरों से हो चुकी थी। कविन आलिशा ने हमेशा की तरह ही आहर व हेड सर्वेंट को सारे ही इंस्ट्रक्शन पहले से ही दे दिए थे। इंस्ट्रक्शन देने के बाद अभी वो बस एक बार उन्हें देख भी चुकी थी। अब वो भी ये सब करने के बाद चेंज करने के लिए अब अपने कमरे में चली गई थी। यहाँ राजमहल को देखकर आज ऐसा लग रहा था कि मानो राजसभा बैठाई जा रही हो। अब तक बड़ी रानी ने प्रिंसेस लतिका को भी रेडी करने में उसकी हेल्प कर दी थी। अब तक बड़ी प्रिंसेस लतिका और बड़ी रानी दोनों ही तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। प्रिंसेस लतिका बड़ी रानी से कहती है, आपने हमें यहाँ पर हमारी बेस्ट फ्रेंड रिया को बुलाने के लिए क्यों मना कर दिया? बड़ी रानी, अगर यहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आती तो सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि मैं जब से वहाँ उनके पैलेस से आई हूँ तब से मुझे उसकी बहुत ही याद आ रही है। अगर आप उन्हें यहाँ पर इस मीटिंग के लिए बुला लेती तो शायद आज फिर मैं अपनी फ्रेंड से मिल लेती और मैं उन्हें शायद इतना मिस नहीं करती। लेकिन क्या बता सकते हैं कि आपने उसे यहाँ बुलाने से मना क्यों किया? प्रिंसेस लतिका के इस सवाल पर अब बड़ी रानी कहती है कि देखो बेटा, हम कल ही तो आए हैं ना वहां से, और आप कितने दिन से उन्हीं के तो साथ रह रही थी। वैसे वहां से आपको थोड़ा वक्त
वहाँ से अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि कितने दिन तुम उनके साथ रही हो। अब तुम्हें आने वाले किसी दिन के लिए वेट करना होगा जब तुम उससे दोबारा से मिल पाओगी। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। बड़ी रानी कहती है कि ये फैमिली मीटिंग हमारी फैमिली मीटिंग है और इसमें वैसे तो बच्चों का कोई भी काम नहीं, क्योंकि तुम महल से तुम्हारा संबंध है, इसलिए इस मीटिंग में तुम्हारा होना जरूरी है। और रिया, क्योंकि रिया का ना तो यहाँ पर इस बिजनेस मीटिंग से कोई संबंध है और ना ही एज अ फैमिली मीटिंग से उसका कोई भी संबंध है, इसलिए हमने उसे बुलाने से यहाँ पर आने से मना कर दिया। बड़ी रानी की बात अब प्रिंसेस लतिका को भी समझ में आ रही थी। अब वो हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है जैसे आप कहें वैसे ही होगा। ये कहते हुए अब प्रिंसेस लतिका अब राजमहल में वहीं पर ही घूमने लगती है। अब तक राजमहल में एक एक करके सारे ही गेस्ट वहां पर आने लगते हैं जिन को यहाँ पर राजमहल के थ्रू इनविटेशन दिया गया था। यहाँ राजमहल में उनके वेलकम में कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं थी। बड़ी रानी खुद सबके स्वागत के लिए वहां पर खड़ी थी और वो हर गेस्ट की एंट्री पर उनके ऊपर फूलों की बारिश करवा रही थी। यहाँ कैलाश अधिकारी भी अब तक अपने आदमियों के साथ इस राजमहल में पहुंच गए थे सिक्योरिटी के लिए। कैलाश अधिकारी और उनके आदमियों ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ था ताकि किसी को भी कुछ भी किसी के भी चेहरे का पता न चले। और सिक्योरिटी गार्ड सबके आई कार्ड को चेक करके उन्हें इनविटेशन कार्ड को स्कैन करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे रहे थे। राजमहल के बाहर हालांकि हमेशा से ही ऐसी टाइट सिक्योरिटी रहती थी, लेकिन इस मीटिंग को देखते हुए आज सिक्योरिटी कुछ और भी ज्यादा थी। यहाँ पर आ रहे हर एक गेस्ट या फिर सिक्योरिटी गार्ड सभी के इनविटेशन कार्ड पर जो भी उनका एक कोड था उसको स्कैन करने के बाद ही उसे चेक किया जा रहा था कि उन्हें महल के अंदर जाने की परमिशन है भी या नहीं। हर साल की तरह इतना ग्रैंड वेलकम देखकर तो गेस्ट एकदम से ही खुश हो गए थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इसी साल ही यहाँ पर उनका इतना ग्रैंड वेलकम हो रहा था, बल्कि हर साल उनके साथ ऐसा ही होता था। आज इस साल भी ये ग्रैंड वेलकम देखकर अब सारे ही गेस्ट के चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन इनमें बहुत सारे गेस्ट ऐसे थे जो अभी भी क्वीन आलिशा से खुश नहीं थे, इसलिए ग्रैंड वेलकम से तो वो खुश थे, लेकिन यहाँ पर अब उन्हें उसका फेस फिर से देखना होगा, इसलिए उनके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। भले ही वो सामने से दिखने में एक फेक स्माइल दे रहे थे, लेकिन उनके दिल में और दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनके लिए यहाँ पर जितना ग्रैंड वेलकम किया गया था, सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट की गई थी। कोई भी अंदर अपना फोन लेकर नहीं जा सकता था, सबके ही फोन को वहां पर बाहर ही सबमिट करा दिया जा रहा था। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो बाहर जाते टाइम वो लोग फिर से अपने फोन को कलेक्ट कर सकते थे। इधर मेटल डिटेक्टर से सभी को ही चेक किया जा रहा था कि कहीं से कोई मेटल की थिंग जो कि उनकी सिक्योरिटी को तोड़ सकती है वैसा कुछ भी तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर पूरी ही चौकन्ना यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा था। अब तक रोहित और अनिका भी वहां राजमहल में पहुंच चुके थे और उनकी गाड़ी के पीछे पीछे रेखा मौसी की भी गाड़ी आ गई थी। रेखा मौसी को वहां देखकर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब हैरान थे कि तभी अब तक चिराग और अब्दुल भी अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहां पर आ गए थे। रोहित को चिराग और अब्दुल का तो पता ही था कि वो दोनों भी उसके साथ एज उनकी सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसे रेखा मौसी को वहां देखकर रोहित अभी भी हैरान था कि आखिर रेखा मौसी वहां पर क्या कर रही है। रोहित ने अभी सभी से कहा कि मास्क पहन लो। रोहित की बात को सुनकर अब सभी ने अपना अपना मास्क पहन लिया था, क्योंकि ये मीटिंग काफी ही कॉन्फिडेंशियल होनी थी। रेखा मौसी अब अनिका से पूछती है, तुमने कब से इस मीटिंग में तुम्हें अनिका इस मीटिंग में आने के लिए इतना इंटरेस्ट कब से हो गया? क्योंकि पहले तो तुम कभी भी इस मीटिंग के लिए ये नहीं आई हो। मैंने तो न जाने कितनी ही बार तुमसे पूछा था कि तुम मेरे साथ इस मीटिंग में चलो, लेकिन मैंने जितने बार भी तुम्हें इस मीटिंग में आने के लिए ऑफर दिया तुमने हमेशा से ही मुझे मना कर देती थी कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है और वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो फिर आज यहाँ क्या अपने पति का ही साथ देने के लिए आई हो क्या अनिका? सच में? रेखा मौसी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि बस कीजिए मासी और अब चलिए अंदर।
क्योंकि अब क्या सारी बातें ही आप यहाँ गेट पर ही कर लेंगी क्या। अनिका रेखा मौसी का के साथ अब अंदर जाने लगती है कि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अब रोकते हुए कहता है, मैडम आप यही रुकिए, हमें आपकी चेकिंग करनी होगी क्योंकि विदाउट एनी चेकिंग नोबडी कैन गो इनसाइड। गार्ड की बात को सुनकर अब वहाँ पर सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। यहाँ रोहित ने जब अपने आदमियों को इतना टाइट सिक्योरिटी करते हुए देखा तो उसे काफी खुशी भी हो रही थी क्योंकि वो सब उसी की ही बताई हुई हर बात को फॉलो कर रहे थे, हर एक इंस्ट्रक्शन को बड़े ही ध्यान से पूरा कर रहे थे क्योंकि वो लोग ये अच्छी तरह से जानते नहीं थे कि वो आखिर किसकी चेकिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने मास्क अपना मास्क पहन लिया था तो अब यहाँ पर इस सिक्योरिटी को भी पता नहीं था कि ये सच में रोहित और अनिका ही है जिनकी वो चेकिंग करने वाले हैं। कुछ देर तक सारी ही फॉर्मेलिटीज को बाहर पूरा करने के बाद वो सभी अब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रिंसेस लतिका अपने गार्डन में ही उदास होकर घूम रही थी। हालांकि प्रिंसेस लतिका आज बहुत ही सुंदर लग रही थी लेकिन उसकी ड्रेस और उसके गेस्चर को देखकर उसका फेस वैसा खिला हुआ नहीं था जो आज उसका होना चाहिए था। ये देखकर तो रेखा मौसी अब अनिका के कान में धीरे से कहती है, अगर मुझे पता होता ना कि तुम दोनों भी यहाँ पर आ रहे हो तो मैं रिया को भी अपने साथ लेकर आ ही जाती। देखो ना बेचारी प्रिंसेस लतिका को मुझे लग रहा है वो कल ही यहाँ पर आई है तो वो रिया को बहुत ही मिस कर रही है। अगर आज रिया भी मेरे साथ यहाँ पर आ जाती तो आज इसके चेहरे की खिलावट इसके गेस्चर के अकॉर्डिंग ही होती, इसका चेहरा देखने लायक होता। रेखा मौसी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, आप तो उसे एक बार यहाँ लाई थी ना तो इस बार भी ले आती। वैसे मौसी आपको तो पता ही है ना कि प्रिंसेस लतिका और रिया के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है और अगर उसकी फ्रेंड यहाँ पर नहीं है तो इसीलिए उसके चेहरे पर ये उदासी साफ साफ देखी जा रही हैं। अब जैसे पहले से ही रिया को यहाँ पर लेके आई थी तो अब आज भी आप यहाँ पर ले आती तो शायद आज इसके चेहरे पर भी ये खिलखिलाहट होती। अनिका की ये बात सुनकर अब रेखा मौसी हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है, हाँ अनिका मैं ले तो आती लेकिन क्योंकि मैंने भी फिर यही सोचा कि ये यहाँ पर राजमहल की एक फैमिली मीटिंग है इसलिए मुझे इसमें उनको रिया का लाना ठीक नहीं लगा, इसीलिए ही मैं नहीं लेकर आई। रेखा मौसी की ये बात सुनकर अब अनिका के ही भी चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रेखा मौसी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो बस रेखा मौसी को ऐसे चिढ़ाने के लिए उसने यहाँ पर रिया को लाने की बात कही थी। और अब रेखा मौसी फिर से कहती है, और हाँ अनिका जिस समय मैं यहाँ पर उन्हें इस मीटिंग में लेकर आई थी रिया को तब वो बस तुम्हारी बेटी थी लेकिन अब वो सिर्फ तुम्हारी बेटी ना होकर अब वो किंग की भी बेटी है। रेखा मौसी की ये बात सुनकर अब अनिका जल्दी से अपनी एक उंगली को अपने होठ पर रखकर अब वो रेखा मौसी की तरफ कहती है, जिसका मतलब था कि प्लीज अब चुप हो जाओ क्योंकि आप यहाँ पर किंग के बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते हो। अब रेखा मौसी को भी इस बात का एहसास होता है कि उसने फ्लो में क्या कह दिया था, इसलिए अब वो अनिका के इस रिएक्शन पर तो अब रेखा मौसी की एकदम से ही एक हंसी छूट जाती है क्योंकि अनिका को इस तरह एक बच्चे की तरह शी करते हुए अब वो भी हंसने लगती है। अब तक वो सभी अब अंदर आ गए थे और अंदर आने के बाद अब वो सभी उस जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर रॉयल फैमिली गेस्ट के बैठने की जगह बनाई हुई थी। ये राजमहल का एक नियम था कि वहां पर जितने भी रॉयल फैमिली मेंबर के गेस्ट होते हैं उन्हें खास हिदायत दी जाती है कि वो यहाँ पर मास्क पहनकर ही आए ताकि राजमहल का कोई भी दुश्मन रानी साहिबा को झुकाने के लिए उनके गेस्ट को टॉर्चर ना करे। अब तक यहाँ पर बड़ी रानी के भाई की गाड़ी भी अब यहाँ पर आ गई थी। रानी के भाई ने अब राजीव गुलेरिया से वहाँ पर पहुँचने के बाद कहा, तुम जल्दी से अब अपना मास्क पहन लो इससे पहले कि तुम्हें कोई यहाँ पर देख ले, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी देखे और वो भी मेरे साथ। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, लेकिन मास्क क्यों पहनना है? ये तो मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते, लेकिन क्या सभी मास्क पहनेंगे क्या? यहाँ पर मैं मास्क पहनने वाला हूँ। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी का भाई कहता है, डोंट वरी, यहाँ पर सभी ही तुम्हें मास्क पहने हुए ही दिखाई देंगे, तुम सिर्फ अकेले मास्क पहने हुए नहीं होगे, क्योंकि ये यहाँ पर इस मीटिंग का एक रूल है कि यहाँ पर जो भी इस मीटिंग को अटेंड करने वाला है उसे अपना मास्क उसके चेहरे पर होना चाहिए। अब ये सुनकर अब राजीव गुलेरिया भी अब जल्दी से अपना मास्क पहन लेता
देता है और अब वो दोनों भी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग देखकर तो अब राजीव गुलेरिया को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी सामने वाले आदमी को ही मार गिराए, क्योंकि यहाँ पर जब सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी चेकिंग वगैरह कर रहे थे तो तब उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उन पर शक कर रहे हैं। और वहां पर वो प्रोसीजर इतना ज्यादा था कि उसकी मुट्ठी आप बिचने लग गई थी, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा करेगा तो उसके ऊपर उनको शक हो जाएगा। अब सिक्योरिटी के कहने के बाद अब राजीव गुलेरिया भी अपना फोन वहीं पर ही सबमिट कर देता है और वो फोन सबमिट करने के बाद और सारी ही फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद अब वो दोनों ही पैलेस के अंदर आ जाते हैं। बड़ी रानी के भाई अब अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया गेस्ट के बीच में जाकर बैठ जाता है एज ए गेस्ट। अब तक लगभग सारे ही फैमिली मेंबर्स वहां पर पहुंच चुके थे और वो सभी अभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। अब तक सभी वहां पर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। बड़ी रानी भी अब रानी साहिबा की क्वीन साइज चेयर से एक स्टेप नीचे रखी हुई चेयर पर बैठ जाती है और जब वो सामने की चेयर पर देखती है तो वहां पर प्रिंसेस लतिका वहां नहीं थी, क्योंकि वहां पर एक चेयर रानी साहिबा के साथ में ही प्रिंसेस लतिका के लिए भी लगाई गई थी। बड़ी रानी अब अपने हेड सर्वेंट को देखती है तो अब वो उनके पास आने के लिए उन्हें इशारा करती है। बड़ी रानी का इशारा मिलते ही अब हेड सर्वेंट भी जल्दी से बड़ी रानी के पास आ जाते हैं। हेड सर्वेंट के आने के बाद अब बड़ी रानी उनसे कहती है, जाओ जाकर देखो कि प्रिंसेस लतिका कहाँ है, क्योंकि अब तक तो प्रिंसेस लतिका को यहाँ पर अपनी सीट पर होना चाहिए था। वो यहाँ की होने वाली रानी है, उसका यहाँ होना बहुत ही जरूरी है। वो ऐसे यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जल्दी से जब तक यहाँ पर सारे ही गेस्ट अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए आते हैं, जल्दी से उसे लेकर आओ, क्योंकि उसका यहाँ होना बहुत ही जरूरी है। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब हेड सर्वेंट भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो प्रिंसेस लतिका को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। कुछ ही देर के बाद जब हेड सर्वेंट की नजर वहां पर गार्डन में बैठी हुई प्रिंसेस लतिका पर जाती है तब हेड सर्वेंट के भी सांस में सांस आती है, क्योंकि फाइनली इतने ढूंढने के बाद अब उसे प्रिंसेस लतिका मिल गई थी। क्योंकि अगर उसे प्रिंसेस लतिका नहीं मिलती तो वो बड़ी रानी को जाकर क्या कहता। प्रिंसेस लतिका के दिखने के बाद अब वो सर्वेंट जल्दी से अब प्रिंसेस लतिका के पास जाता है और अब वो उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या कह रही हैं। आपकी बड़ी रानी माँ आपको वहाँ पर ढूंढ रही हैं, उन्होंने आपको अभी के अभी बुलाया है। हेड सर्वेंट की बात को सुनकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है कि चलिए। ये कहते हुए प्रिंसेस लतिका एकदम से ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी अच्छी तरह से जानती थी। उसे इस बात का आभास था कि इस मीटिंग में उसका होना सच में ही बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हर साल वो यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद होती थी। इसलिए वो भी यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए वहां से उठ जाती है, भले ही वो अभी भी रिया को अपनी फ्रेंड को मिस कर रही थी। अब प्रिंसेस लतिका भी उस हेड सर्वेंट के साथ अब वो अंदर की तरफ चलने लगती है। जैसे ही प्रिंसेस लतिका अब आगे बढ़ रही थी, उसके कानों में अब तालियों का एक शोर सुनाई दे रहा था। अब वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी जगह पर जा रही थी। कुछ ही देर के बाद जब वो अपनी जगह पर पहुंच गई थी तो उन्होंने सिर झुकाकर सभी को ही ग्रीट किया और अब वो बड़ी रानी को देखकर अब एक स्माइल करते हुए अपनी जगह पर ही बैठ गई थी। कुछ ही देर में सबके कानों में अब वहां पर आवाज आए कि कविनालिशा इस रॉयल मीटिंग के लिए हॉल में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सभी मौजूद थे लेकिन अब तक कविनालिशा नहीं आई थी। इसलिए वहां पर एक अनाउंसमेंट की जाती है कि अभी यहाँ पर कविनालिशा पहुंचने वाली है। ये सुनते ही तो सभी अब एकदम से पहले से ही अपनी जगह पर उनके वेलकम के लिए, उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाती हैं, क्योंकि उनका रानी का पद ही कुछ ऐसा था। और वो देखते हैं कि कविनालिशा अब स्टेयरकेस से नीचे आ रही थी, क्योंकि जैसे ही वो सब खड़े होते हैं तो सामने से कविनालिशा भी स्टेयर से नीचे आ रही थी। चलते हुए ही कविनालिशा सभी को ग्रीट करती है, क्योंकि कविनालिशा अच्छी तरह से अपने पद की अहमियत को भी अच्छी तरह से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि उसे अपने बड़ों का सत्कार करना चाहिए। और साथ ही उनके चेहरे पर अब एक स्माइल भी थी। कुछ ही देर में अपनी चेयर के पास जाकर अब कविनालिशा सभी से कहती है कि आप सभी अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। ये कहते हुए ही अब कविनालिशा भी सबके को ये कहने के बाद अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं। उसके बैठते ही वो बाकी के जो लोग उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़े हुए थे वो सब भी नीचे अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं।
कविनालिशा अब बैठने के बाद कहती है कि मीटिंग शुरू की जाए। कविनालिशा की यह बात सुनकर अब एक आदमी खड़ा हो जाता है, जो कि अब उम्र में बड़ी रानी के जितना ही लग रहा था। वो आदमी बड़ी रानी के उम्र के जैसा ही था। वो आदमी कहता है कि रानी साहिबा, ये कुछ लेटर्स हैं जो कि हमारी प्रजा ने हमें दिया है। उन लोगों ने ये हमें कुछ लेटर्स पहुंचाए हैं। इनमें से कुछ आपकी तारीफ के लिए हैं तो कुछ आपकी शिकायतें भी हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ लोग जो आपके काम से बहुत ही खुश हैं, उन्होंने यहाँ पर आपको उसकी प्रशंसा भी की है। और जिन लोगों को आपसे शिकायत है, उन्होंने अपने कुछ शिकायतें और उन शिकायतों को दूर होने के लिए अपनी तरफ से कुछ सजेशंस भी दिए हैं। उस आदमी की ये बात सुनकर अब कविनालिशा कहती है कि जितनी भी शिकायत से भरे लेटर हैं, उन्हें आप यहीं राजमहल में ही रख दीजिए, ताकि मैं फ्री टाइम में इन्हें आराम से देख सकूं कि आखिर मेरी प्रजा को मुझसे कौन सी शिकायतें, और मैं कोशिश कर सकूं कि उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द निदान किया जाए। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब वो आदमी कहता है, और जी रानी साहिबा, जैसे ही आपकी इच्छा। ये कहते हुए ही वो आदमी अब अपनी जगह पर फिर से ही बैठ जाता है कि तभी वहां पर अब एक लड़का खड़ा होता है, जो कि रिलेशन में कविनालिशा का भाई था। उसने अपना एक बिजनेस प्रपोजल अब कविनालिशा को अब सुनाने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ कविनालिशा भी अब उस बिजनेस प्रपोजल को बड़े ही ध्यान से सुनती है कि आखिर उसमें क्या खास है और क्या खास नहीं। कुछ ही देर के बाद अब कविनालिशा उससे कहती है कि आपका प्रपोजल सच में ही बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं है। ये कहते हुए ही अब कविनालिशा उस प्लान के लूप होल्स को उस लड़के को बताने लग जाती है, जो यहाँ पर अपना प्रपोजल लेकर आया था। कविनालिशा का बिजनेस सेंस देखकर तो जितना हैरान यहाँ पर राजीव गुलेरिया था, तो वहीं उतना ही प्राउड करण गुलेरिया को अब कविनालिशा के ऊपर हो रहा था, क्योंकि सच में कविनालिशा बड़ी ही बिजनेस की काबिलियत के साथ उस प्रपोजल के बारे में हर एक लूप होल्स को दिखाते हुए उन्हें ठीक करने के लिए कह रही थी, जिसे देखकर तो करण गुलेरिया को उसके ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि कविनालिशा थी तो गुलेरिया परिवार की बेटी ही, क्योंकि कविनालिशा के रगों में गुलेरिया परिवार का खून था। अगर यहाँ पर करण गुलेरिया का बस चलता तो वो अभी ही कविनालिशा को शाबाशी दे देते, लेकिन वो यहाँ पर कविनालिशा के पद को और अपनी अहमियत को अच्छी तरह से समझते थे। वहाँ अनिका भी अभी आलिशा से काफी ही इम्प्रेस थी, क्योंकि उनके बिजनेस की स्ट्रेटेजी, उनकी बिजनेस की नॉलेज, उनके इस हुनर को देखकर अब अनिका को भी उनसे काफी इम्प्रेस हो रही थी। फर्स्ट टाइम अनिका उन्हें बिजनेस के ऐसी डील्स को करते हुए देख रही थी। कविनालिशा ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी अब अपने फैमिली मेंबर्स को बताना शुरू कर दिया था कि आने वाले प्रपोजल उनके कैसे हैं और वो किस काम को कैसे करेंगे, जिसमें से उन्हें 3 सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम तो अभी शुरू हो गया था। कविनालिशा अभी उन्हीं 3 प्रोजेक्ट के बारे में वहां पर मौजूद सभी लोगों को बताती है। उन 3 प्रोजेक्ट्स में से जिसमें से एक रोहित मारवा के साथ है, तो दूसरा ईगल के साथ जो प्रोजेक्ट वो शुरू करने वाली है उसका तो वही एक गुड न्यूज के रूप में ही होने के बताया कि लंदन में फेमस है एंटिटी कंपनी की न्यू ब्रांच अब पेरिस में भी खुलने वाली है। कविनालिशा ने ये बात भी उनके सामने रखी। कविनालिशा की ये बात सुनकर तो वहां पर सभी ही अब तालियां बजाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि लंदन में फेमस एंटिटी कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता। ये वही कंपनी है जिसका कभी स्वाति मल्होत्रा ने एस्टेब्लिश किया था, लेकिन इसकी देखरेख रेखा मूर्ति कर रही थी और रेखा मूर्ति इसे अच्छी तरह से संभाल भी रही थी, जिस एंटिटी कंपनी की वजह से ही रेखा मूर्ति को एक बिजनेस वूमन के तौर पर भी देखा जाता है। आखिर पेरिस में सभी की यही इच्छा थी कि जैसी एंटिटी कंपनी लंदन में मौजूद है उसकी एक ब्रांच यहाँ पर भी खोली जाए। और फाइनली जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वहाँ पर तालियों की एक गूंज सुनाई देती है, क्योंकि वो सभी ही जानते थे कि इन तीनों ही प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट यहाँ पर रोहित मारवा के द्वारा किया जा रहा था और एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ईगल का था और तीसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेखा मूर्ति की एंटिटी की ब्रांच का था। एक एक करके सभी अभी अपना प्लान सुनाने लगते हैं, जिसमें से कुछ कविनालिशा ने एक्सेप्ट किए तो ज्यादातर उनमें से रिजेक्ट भी कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो कविनालिशा को पसंद आ रहे थे वो साथ के साथ उन्हें एक्सेप्ट कर रही थी, और बाकी जो जिसमें उन्हें लूपहोल्स दिखाई दे रहा था वो उनकी कमियां बताकर उन्हें रिजेक्ट भी कर रही थी। कविनालिशा यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट का बेनिफिट, उसके लॉस सबको अपने अच्छे तरह से
कैलकुलेशन करने के बाद ही कुछ निर्णय ले रही थी। कविनालिशा के इस एक्शन पर तो अब करण गुलेरिया को अपने पापा की एकदम से ही याद आ गई थी। तो वहीं राजीव गुलेरिया का भी अब यही हाल था, क्योंकि जिस जैसा हाल करण गुलेरिया का था, राजीव गुलेरिया भी अब अपने पापा के ही बिजनेस के आइडिया, बिजनेस करने की स्ट्रेटजी, उन सब का ही उनको ध्यान आ जाता है। दोनों को आज कविनालिशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि सामने यहाँ पर फ्रांस की कविन नहीं बल्कि उसके पापा मिस्टर देवराज गुलेरिया बैठे हों, क्योंकि उनकी भी बिजनेस करने की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी ही थी। अब तक लगभग सभी ने अपने ही प्रपोजल को दे दिया था। अब बारी थी बड़ी रानी के भाई की। अब बड़ी रानी का भाई अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि रानी साहिबा काफी बिजी रहती हैं, उनके पास एक पूरी के पूरे देश को संभालने की जिम्मेवारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दीजिए। मैं आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करना चाहता हूं ताकि आप देश पर अच्छी तरह से ध्यान दे सके, क्योंकि हमारे लोगों के बीच में जो शिकायतें हैं आप उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए, और मैं बस आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं कि बिजनेस से के यहाँ पर फ्रेंड्स के उस कॉलेज को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दे ताकि आप उसकी चिंताओं से दूर रहें, उसको मैं अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। बड़ी रानी के भाई की ये प्रपोजल सुनकर तो अब कविनालिशा एक पल के लिए तो हैरान होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कॉलेज को संभाल नहीं सकते, हम अपनी प्रजा की शिकायतों को भी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, उनकी शिकायतों को भी बड़ी अच्छे से सुन सकते हैं, और हम अपने कॉलेज को भी अच्छी तरह से संभाल लेंगे। कविनालिशा के इस रिजेक्शन पर तो बड़ी रानी के भाई अब मन में ही सोचते हैं कि तुमने मुझे मना किया है, अब देखो मैं उस कॉलेज में कैसी तबाही मचाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ रानी साहिबा अपने कॉलेज को कैसे बचाती है, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्राउड है ना। तो फिर ठीक है, अगर तुम इस कॉलेज को मुझे नहीं दे रही हो संभालने के लिए, तो फिर तो मैं इस कॉलेज का ऐसा हाल करूंगा कि तुम खुद भी सोचोगी और पछताओगी कि आखिर तुमने ये कॉलेज मेरे हाथों में क्यों नहीं दिया। बड़ी रानी के भाई अभी मन ही मन में यही सोचते हैं। बड़ी रानी के भाई अब खुद के गुस्से को अब कंट्रोल करते हुए वो कहते हैं, आप हमें कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे क्यों नहीं देती हैं, क्योंकि भले ही वो यहाँ पर बड़ा ही काल्म रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर गुस्से की आग तो भनक ही रही थी। इसलिए अंदर के अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो एक बार फिर से कहते हैं, ये रीजन पूछते हैं कि आखिर आप हमें कॉलेज का काम क्यों नहीं दे रही हैं। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर तो अब कविनालिशा कहती है, इतने सालों में अब तक आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो। कविनालिशा ने भी अब सीधे सीधे अब उस पॉइंट को रख दिया था जो उनके लिए शायद अब रखना जरूरी हो गया था। कविनालिशा की सीधी सीधी ये बात सुनकर तो अब बड़ी रानी के भाई एकदम गुस्से में ही कहते हैं, क्योंकि जितनी देर से वो अब अपने गुस्से को दबाकर बैठे हुए थे, इस बात से तो उनका गुस्सा अब एकदम से ही फूट पड़ता है। अब वो टेबल पर हाथ अपने दोनों ही हाथों को मारते हुए अब कहते हैं कि तुम हो कौन और खुद को तुम समझती क्या हो। अरे तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हमने तुम्हारी जैसी हमने तुम्हें हमारी फैमिली का हिस्सा बनाया है। अरे तुम्हें तो अगर पूरी जिंदगी भी उस एहसान को चुकाओ तो भी तुम चुका नहीं सकती हो। अगर मेरी बहन ने उस समय तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया होता ना तो पड़ी होती तुम किसी लावारिस की जगह, क्योंकि तुम तो मेरी बहन का ही शुक्रगुजार मनाओ कि उन्होंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें एक बेटर लाइफ की दी, और तुम अपनी किस्मत तो देखो कि तुम आज यहाँ पर इस पेरिस की रानी के पद पर बैठी हुई हो। लेकिन सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक तो तुम पता नहीं कहाँ लावारिसों की तरह सड़कों पर भटक रही होती। पता नहीं कौन हो तुम जिसका ना बाप का पता है और ना ही उसके खानदान का। यहाँ पर अपने गुस्से में ही बड़ी रानी का भाई अपने ही शब्दों को भूल जाता है कि आखिर अब उसके मुंह से कैसे कैसे कड़वे शब्द अब कविनालिशा के लिए निकल रहे थे। बड़ी रानी का भाई अब यहाँ पर अपने ही लिहाज को भूलकर अब सीधे ही कविनालिशा के ऊपर बातें उठाने लग जाता है कि तुम्हारे ना खानदान का पता है ना खून का पता है, तुम्हारी किसी भी चीज का कोई भी पता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझती हो। अगर तुम्हें बड़ी रानी ने गोद नहीं लिया होता तो आज तुम यहाँ पर इसे रानी के पद पर मौजूद नहीं होती और हमें तुम्हारे सामने इस तरह से गिड़गिड़ा कर किसी भी चीज के लिए मांगना नहीं पड़ता। मुझे भी आज तक समझ नहीं आ रहा है कि बड़ी रानी ने आखिर तुम्हें गोद क्यों लिया, लेकिन फिर अब जो भी कुछ हुआ है उसका एहसान मानने के बजाय तुम तो हमारे ही मुंह पर हमारे ही बोलती को बंद कर रही हो।
क्या यही सब सीखा है तुमने? क्या यही लगता है ये सब तुम्हें तुम्हारे खून का असर ही दिखाई दे रहा है? क्योंकि बड़ी रानी की तो परवरिश ऐसी नहीं हो सकती, ये तो मैं लिख कर दे सकता हूँ। बड़ी रानी का भाई यहाँ गुस्से में न जाने क्या से क्या बोल रहा था। बड़ी रानी के भाई की ये सारी बकवास सुनकर तो अब अनिका ने अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को एकदम से ही बीच लिया था, क्योंकि जब यहाँ पर कविनालिशा के बाप और खानदान पर बात आई तो क्योंकि अनिका तो अब उसके खानदान और उसके बाप के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अब ये सारी ही बातें अपने सामने सुन पाना और वो भी कविनालिशा के लिए अब अनिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर आज यहाँ पर ये मीटिंग नहीं हो रही होती और अगर आज अनिका यहाँ पर फरी होती तो शायद आज वो बड़ी रानी के हाथ पैर की हड्डियां तक सब कुछ तोड़ चुकी होती और शायद उसका ऐसा हाल करती कि वो जिंदगी में दोबारा अपना मुंह किसी के लिए भी नहीं खोल पाता। आज ऐसा लग रहा था कि वो सबके सामने जाकर उन्हें अब एक जोर का ही पंच मार दे। अनिका को इस तरह से देखकर अब रोहित भी अच्छी तरह से समझ गया था कि ये सब बातें सुनना अनिका के बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए अनिका अभी यहाँ पर सबके सामने कोई गड़बड़ ना कर दे, उससे पहले ही रोहित ने अब जल्दी से अपने हाथ को अनिका के हाथ के ऊपर रखकर अब उसे शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर रोहित इस बात से अभी भी अनजान था कि यहाँ सिर्फ अनिका ही एक ऐसी नहीं थी जिसे इतना गुस्सा आया हुआ था, बल्कि वहाँ पर खड़े हुए करण गुलेरिया को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि करण गुलेरिया को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि करण गुलेरिया के लिए भी गुलेरिया परिवार की बेटी के लिए ये सब भद्दे शब्द सुनना कोई आसान चीज नहीं थी, कोई आसान नहीं था। वो तो अभी भी यही सोच रहे थे कि जाने से पहले वो इन्हें चाहे ये जो भी हो इन्हें एक बार जरूर सबक सिखाएंगे। आखिर इन्हें ये हक किसने दे दिया कि वो गुलेरिया परिवार की बेटी के ऊपर उसके बाप और उसके खानदान का नाम लेकर लाल छंद लगाए। यहाँ अब तक सभी यही बात करने लगे थे कि आलिशा के अंदर किसका खून है। ऐसी ही बातें हर साल उठती थी और ऐसे ही इन बातों को हर साल उठा दिया जाता था। जहाँ कुछ लोग यहाँ ये कह रहे थे कि चाहे आलिशा को जन्म किसी ने भी क्यों ना दिया हो, लेकिन अभी वो रॉयल फैमिली का हिस्सा है, और अगर वो रॉयल फैमिली का हिस्सा है तो ये बातें बेतुकी है। ये सब बातें वही लोग सोच रहे थे जो कि कविनालिशा के फेवर में थे। ऐसा लग रहा था कि वो रूम अब दो हिस्सों में बट गया है। एक ग्रुप वो था जो कविनालिशा से बहुत ही खुश था, उससे के काम से, उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी से, उसके कविन के पदवी को संभालने के। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप था जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए ये पूरा का पूरा हॉल अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। यहाँ पर उसकी नफरत करने वाले भी लोग बहुत थे जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कविनालिशा अपने इस पद पर रहे, वो एक रानी का पद संभाले, क्योंकि ये उन लोगों के बर्दाश्त करने से बाहर था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक युद्ध सा छिड़ गया हो। रूम उन दो हिस्सों में बढ़ चुका था, जहां अब दोनों ही तरफ के लोग आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे थे। यहाँ पर दूसरी तरफ से तो लोग ऐसे ताने सुना रहे थे वहां पर कि पता नहीं कविनालिशा ने सच में क्या ही कर दिया हो। अब तक कविनालिशा यही सब बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। वो भी यहाँ पर देख रही थी कि आखिर लोगों का उसके प्रति क्या ही रिएक्शन है। इससे पहले कि कविनालिशा कुछ कहती तक तभी सभी के कानों में एक जोर की आवाज आती है। ये और कहते हैं कि ये जोर की आवाज आती है कि क्या कहा है आपने, एक बार दोबारा कहिए। ये आवाज अब एक AI जनरेटेड वॉइस थी। इस बात को सुनकर अब सभी ने एकदम से ही खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये वो आवाज बड़ी ही दमदार थी। इस आवाज में सीधे सीधे ही कह दिया गया था कि जो भी आप यहाँ पर ये खून खानदान की बातें कर रहे हैं, एक बार आप इसे दोबारा से रिपीट कीजिए। इस बात को सुनकर अब सभी ने ही एकदम से अंदाजा लगा लिया था कि ये कोई और नहीं बल्कि ये किंग ही था। किंग की आवाज को सुनकर तो अब तक जितने भी लोग वहां पर कविनालिशा के जन्म को लेकर उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, वो सभी अब एकदम से ही पीछे हट जाते हैं। सभी की बोलतियां ही अब बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ रहे थे कि अगर यहाँ पर अगर किंग का इंटरफेयर हो गया है, तो अगर उन्होंने यहाँ पर कविनालिशा के लिए अगर एक शब्द और भी उल्टा सीधा बोला तो वो यहाँ पर उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए वो डर के मारे वहीं पर ही चुप हो जाते हैं। उनका शरीर अब ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर ही अंदर पसीने छूट रहे हो। हालांकि वहां का एनवायरनमेंट इतना कूल था, वहां पर AC, वहां का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था कि लेकिन फिर भी उनके वहां पर इतनी ठंडक में भी उनके पसीने छूट रहे थे।